મહત્વનું ફેક્ટર સાબિત થશે। તમામ એજ ગ્રુપમાં ભાજપને વધારે વોટ પર્સન્ટેજ મળ્યા છે। જ્ઞાતિ સમીકરણની વાત કરીએ તો લેઉવા પટેલને 49% વોટ ભાજપે કર્યા છે। અને આ મુદ્દે વધુ વાત કરવા આપણી સાથે જોડાશે સેફોલોજીસ્ટ એવા યશવંત દેશમુખ। યશવંત, ખાસ તौर पे એ बताओ કે જે રીતે ઉંમરનું સમીકરણ અને જ્ઞાતિનું સમીકરણ જોવા જઈએ તો આ બંને સમીકરણમાં ભાજપનો ઘોડો વીનમાં લાગી રહ્યો છે। देखिए, हम लोग पहले भी प्रीपोल सर्वे के भी आंकड़ों में देख रहे थे कि जो युवा मतदाता है गुजरात का, वो काफी हद तक ब्रांड मोदी और भाजपा के पक्ष में वोट करने जा रहा है। यहां तक कि हमारे एग्जिट पोल में यह भी सामने आया कि बड़ी तादाद में युवा मुस्लिम मतदाताओं ने भी बीजेपी को वोट दिया है या ब्रांड मोदी को वोट दिया है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप सारे रीजन्स के वोट शेयर देखें तो सौराष्ट्र में भले ही बीजेपी को नुकसान हो रहा हो, लेकिन बचे हुए क्षेत्रों में बीजेपी को या तो नुकसान नहीं हुआ है या उसकी सीटें और बढ़ी हैं। सौराष्ट्र में भी एक बात बहुत स्पष्ट है कि केशु भाई पटेल को जो भी वोट मिल रहे हैं वो केवल बीजेपी के खाते से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। उसमें से कुछ हिस्सा कांग्रेस का भी आ रहा है और सारे लेउवा पटेल ने केशु भाई पटेल को वोट दिए हैं, ऐसा भी नहीं है। बीजेपी के वोट लेउवा पटेल में कम हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए। जहां जहां बीजेपी ने अच्छे लेउवा पटेल कैंडिडेट दिए हैं वहां पर लेउवा पटेल मतदाताओं ने बीजेपी को भी वोट दिया है। युवा मतदाता लेउवा पटेल के जो है उन्होंने बीजेपी को दिया है। हाँ, यह बात सच है कि ग्रामीण सौराष्ट्र में और वहां पर जो उम्रदराज लेउवा पटेल मतदाता थे उन्होंने जरूर, जो बीजेपी से नाराज थे, उन्होंने केशुभाई पटेल को वोट दिया, लेकिन इतने वोट नहीं काटे केशुभाई ने कि हर जगह पे कांग्रेस को बाय डिफॉल्ट जीत मिल जाती। तो नुकसान जरूर हुआ बीजेपी को, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जिसकी भरपाई वो बाकी जगहों पे नहीं कर पाए। यशवंत जी, खास तौर पे ये बताइए कि जीपीपी यानी केशुभाई पटेल का जो एम था, क्या निशाने पे तीर लगा? देखिए, सौराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ हद तक लगा, लेकिन अगर उनका एम केवल और केवल बीजेपी को हराना था या नरेंद्र मोदी को हराना था तो मेरा मानना है कि वो एम पूरी तरह से फेल होने वाला है। और केशुभाई का फैक्टर कांग्रेस को कितना असर कर गया? कांग्रेस को एक डिफॉल्ट फायदा जरूर मिला है केशुभाई की प्रेजेंस का सौराष्ट्र में, लेकिन बचे हुए क्षेत्रों में चूंकि केशुभाई का फैक्टर कोई बहुत बड़ा फैक्टर बन के नहीं आ पाया, इसलिए उसका कोई कांग्रेस को लाभ नहीं होना। देखिए, कांग्रेस एक तरह से बहुत पैसिव कैंपेन कर रहा था और ये उम्मीद कर रही थी कांग्रेस की केशुभाई वोट खा लें बीजेपी के और हम जीत जाएं, बीजेपी रेबल्स बीजेपी के वोट खा लें हम जीत जाएं, बीजेपी से नाराज संघ का और विश्व हिंदू परिषद का जो तबका है वो बीजेपी को खा जाए तो हम डिफॉल्ट जीत जाएं। तो एक तरह से कांग्रेस अपनी ओर से कोई एक्टिव कैंपेन नहीं कर रहा था, एक तरह से नेगेटिव कैंपेन कर रही थी, और नेगेटिव कैंपेन के ऊपर गुजरात का मतदाता इस बार वोट डालने के मूड में नहीं था। जी, ज्ञाति गणित की अगर बात करें, आपने बात की लेउवा पटेल और कड़वा पटेल की, क्षत्रिय कोली ये जो वोट बैंक है उन्होंने भी कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर ही रुझान किया है। देखिए, लेउवा पटेल वाले या पटेल फैक्टर के ऊपर सबसे बड़ा असर यह हुआ है कि पटेल से अलग जो बचे हुए ओबीसी मतदाता थे उनमें काउंटर पोलराइजेशन हुआ है बीजेपी के पक्ष में। आप एग्जिट पोल के आंकड़ों में देख सकते हैं कि बची हुई ओबीसी मतदाताओं के बीच में बीजेपी को बहुत क्लियर कट लीड मिली है, और यह लीड पूरी तरह से पटेल मतदाताओं के पोलराइजेशन के अगेंस्ट या काउंटर पोलराइजेशन आप कह सकते हैं कि वो हुआ है। और अगर वोट बैंक की बात करें, कांग्रेस की वोट बैंक, दलित, एससी, अदर्स और मुस्लिम, ये कहीं ना कहीं वोटर्स अभी भी अपने जो कमिटेड वोटर्स है कांग्रेस को उनका फायदा होगा। देखिए, दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस के ये वोटर कमिटेड तो 50-60 सालों से हैं जी, लेकिन कांग्रेस ने कैंपेन में कहीं से भी एग्रेसिवली इन मतदाताओं की बात नहीं की। जो इन चुनाव में सबसे बड़ा सरप्राइज मुझे लग रहा है वो है मुस्लिम मतदाताओं के बीच में भी एक सेक्शन
जिसने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। अब ऐसी स्थिति में जहां पे कांग्रेस ने कहीं से भी हिंदुत्व के ऊपर या नरेंद्र मोदी के ब्रांड के ऊपर कोई एग्रेसिव कैंपेन नहीं किया और कहीं से भी उन्होंने दलित मतदाताओं या मुस्लिम मतदाताओं के लिए विशेष रूप से कोई बातचीत नहीं की, बिल्कुल ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी डाइल्यूट की और नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व से लड़ाई करने के लिए कांग्रेस ने जो सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी रखी वो बैकफायर कर रही है। जी यशवंत जी, एज ग्रुप की बात करें तो तकरीबन सारे एज ग्रुप में कहीं ना कहीं बीजेपी की ही पसंदीदा पार्टी गिनी जाती है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो फर्स्ट टाइम वोटर है। जी अगर आप जो पहला कॉलम है देखिए, जो 18 से 23 जिसने पहली बार मतदान किया है, उसमें गैप बहुत बड़ा है। लगभग 100 में से 50 के आसपास उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है और उस युवा मतदाताओं के बीच में जाति के लाइंस की वोटिंग नहीं दिखाई दी है ज्यादा। मतलब जहां पे वो जातियां जो कि बीजेपी के खिलाफ वोट देती हैं, उन जातियों के भी युवा मतदाताओं ने मोदी या बीजेपी के लिए वोट देना प्रेफर किया है। तो मुझे लगता है कि ब्रांड मोदी जो युवाओं के ऊपर चला है, ये जो नया टर्नआउट बड़ा निकला है, ये सारा युवाओं का टर्नआउट है जी। और केशुभाई फैक्टर, रेबल फैक्टर, बाकी सारे फैक्टर्स के ऊपर इस फैक्टर ने चढ़ के काम किया है। जी, हमने बात की नए वोटर्स की, हमने बात की युवा मतदाताओं की, महिला मतदाताओं का झोंक भी कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर ही है। देखिए, महिला मतदाताओं का फैक्टर पिछली बार भी बीजेपी की ओर था जी, और ब्रांड मोदी महिला मतदाताओं के बीच में हमें पिछले 2 इलेक्शन से हिट रहा है। इस बार शायद कांग्रेस को उम्मीद थी कि घर नु घर और बाकी सारी योजनाओं से युवा महिला मतदाताएं बड़ी तादाद में कांग्रेस की ओर शिफ्ट होंगी, लेकिन ऐसा शिफ्ट हमको आंकड़ों में कहीं पर भी दिखाई दिया नहीं। जी तो पूरा जो एग्जिट पोल है उसमें अगर कांग्रेस का फैक्टर देखें तो कांग्रेस को कहां अपने कमिटेड वोट अभी भी मिल रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के कमिटेड वोट अभी भी कम आय, लो इनकम ग्रुप, दलित मतदाता, बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता और एक जो बुजुर्ग वर्ग है, जो उम्र दराज है, जो एजेड वर्ग है जी, वहां पे अभी भी है। कांग्रेस को जो वोट मिल रहे हैं वो वोट भी कोई कम नहीं कहे जा सकते, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने उस वोट के ऊपर कुछ भी ऐड करने के लिए कोई मेहनत की हो, ऐसा लगता नहीं। कांग्रेस के सामने नेतृत्व का बहुत बड़ा संकट है गुजरात में। नरेंद्र मोदी जो संघ के प्रचारक रहे हैं, उनको हराने के लिए कांग्रेस को संघ के एक दूसरे प्रचारक को अपने नेता बनाना पड़ा और संघ के एक तीसरे प्रोडक्ट को इस बात के लिए खड़ा करना पड़ा कि वो बीजेपी के वोट काट ले। जी, तो अगर गुजरात में टॉप 3 लीडरशिप्स की बात करें, जो 3 सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडरशिप की अगर हम बात करें, उसमें अगर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीनों संघ और भाजपा से निकले हुए हैं, तो सवाल यह है कांग्रेस की लीडरशिप कहां है? जी यशवंत जी, मुद्दों की बात करें तो शुरुआत से ऐसा माहौल है कि गुजरात के इलेक्शन में कोई मुद्दे नहीं, कोई वेव का अभाव है। इस बीच मतदाताओं का अगर मानस जानना चाहे तो किन किन मुद्दों पे क्या क्या वोटिंग हुई है? देखिए, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो डाटा बता रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा डेवलपमेंट का था। जी, जिन लोगों ने डेवलपमेंट के एजेंडा पे वोट दिया वो बहुमत में वोट बीजेपी को गया। दूसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा था वो महंगाई का था और सरप्राइजिंगली ये आश्चर्य का विषय है कि महंगाई के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले। इसका मतलब इस मुद्दे के ऊपर भाजपा के कैंपेन कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण ठीक से नहीं कर पाया। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था नरेंद्र मोदी की लीडरशिप जी, और वो वन साइडेड वोट गया बीजेपी के साथ में। अब आप कह सकते हैं कि मुद्दा जो एक पहले नंबर का मुद्दा है डेवलपमेंट का, वो और मोदी का मुद्दा एक साथ है। ये बात सच है क्योंकि मोदी के काम और डेवलपमेंट के काम के ऊपर ही डेवलपमेंट का एजेंडा बना था।
तो अगर आप इस तरीके से देखें तो गुजरात में सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के लीडर यानी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का था, और ये इलेक्शन नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस का इलेक्शन था, जिसके ऊपर ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास में नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं था। બિલકુલ ટૂંકમાં એક્ઝિટ પોલના અનેક રસપ્રદ સવાલના જવાબો પણ અમારી સામે આવી રહ્યા છે, તે મુદ્દે વધુ વાત કરીશું, પણ તે પહેલા સમય છે એક બ્રેકનો। રહ્યા છે દિલ્હીથી સેફોલોજીસ્ટ યશવંતભાઈ દેશમુખ। યશવંતજી, આપનું સ્વાગત છે। સૌથી પહેલા તો જે રીતે આપે બીજેપીને 124 બેઠકો મળવાનું જે એક્ઝિટ પોલમાં કહ્યું છે, પરંતુ સ્વિંગની વાત કરીએ, વોટિંગ પર્સન્ટેજ ક્યાંક બીજેપીના ઘટી રહ્યા છે અને 7 બેઠકો વધી રહી છે, આ ગણિત સમજાવો। सबसे पहले तो सौराष्ट्र का गणित समझ लीजिए कि जो बीजेपी को वोटों का और सीटों का नुकसान हुआ है वो मुख्यतः सौराष्ट्र में हुआ है जी, बाकी क्षेत्रों में ये नहीं हुआ है। दूसरी बात, जो सीटों का सवाल है वो दरअसल जैसे भी हम आप रीजनल वोट शेयर देखेंगे तो आप पाएंगे कि साउथ गुजरात में या दक्षिण गुजरात में बीजेपी के वोट घटे हैं और सीटें बढ़ी हैं। उसका सीधा सीधा कारण केवल डिलिमिटेशन है। जहां जहां पर भी डिलिमिटेशन के कारण अर्बन सीटें बढ़ी हैं, वहां वहां पर कम वोट के बाद में भी बीजेपी ज्यादा सीटें निकाल रही है जी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच का वोट शेयर का गैप है जी, वो बहुत बड़ा है। पिछले चुनाव में ये गैप 11% का था, 11% का। इन चुनाव में ये गैप 9% का है, 2% ये कम हुआ है, और ये स्वाभाविक सी बात है, सीधे सीधे जीपीपी के कारण कम हुआ है। लेकिन जीपीपी का वोट केवल और केवल बीजेपी से आया है ऐसा नहीं है, जीपीपी के वोट में कांग्रेस के भी वोट आए हैं, और कांग्रेस इस चुनाव में अपने वोट बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाई है। इस कारण से बहुत सारी जगहों पे जहां पे मार्जिन बहुत कम था सौराष्ट्र में, उन जगहों पे तो जीपीपी के वोट काटने से कांग्रेस को फायदा हुआ। लेकिन बचे हुए जगहों पे जो टर्नआउट था, ये टर्नआउट इतना अभूतपूर्व, इतना बड़ा था कि जिसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिला है। युवा मतदाताओं का टर्नआउट एक तरफा बीजेपी को पड़ा है, नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है डेवलपमेंट का और चीफ मिनिस्टर की इमेज का निकल के आया है, जिसके ऊपर बीजेपी को फायदा हुआ है। बाकी मुद्दे नीचे हो गए हैं, एमएलए का मुद्दा नीचे हो गया है, सरकार का मुद्दा नीचे हो गया है। तो इन सारी चीजों को अगर आप मिला के देखेंगे, ओवरऑल गुजरात में 4 अलग अलग चुनाव हुए हैं, 4 क्षेत्रों के जी। उसमें से सौराष्ट्र में भाजपा को वोट और सीट दोनों का नुकसान हुआ है। बचे हुए 3 जगहों में से 2 जगहों पे वोट का फायदा हुआ और सीट का भी फायदा हुआ है, और दक्षिण गुजरात में वोट का नुकसान होकर भी सीट का फायदा हुआ है, क्योंकि वहां पे डिलिमिटेशन का सीमांकन जी। यशवंतजी, खास तो अन्य पक्षों की बात करिए, जीपीपी और अन्य पक्षों की बात करिए, वोटिंग परसेंटेज एमने 4% વધ્યા છે, परंतु बैठकों 2 घटी गई है। जी, लागे छे संपर्क कपाई गयो छे, परंतु जे गणित मानवामां आव्युं छे तेमां ચોક્કસ जे वोटिंग परसेंटेजनी वात करीए तो अपक्षो એટલે जीपीपी અને अन्य पक्षोना फाળે 4% वोटिंग परसेंटेज વધ્યા છે, તેની સામે 2 બેઠકો ઘટી છે। આ એક ચોંકાવનારું રિઝલ્ટ હોઈ શકે છે, પરંતુ રેન્જ વાઇઝ જો વાત કરીએ તો 119 થી 129 બેઠકો મળી શકે છે ભાજપને, કોંગ્રેસને 49 થી 59 અને અધરને 2 થી 6 બેઠકો લગભગ મળી શકે છે। અને 124, 54 અને 4નું ગણિત જે બેસી રહ્યું છે, 182 બેઠકોની વાત કરીએ તો આ રીતે એક્ઝિટ પોલનું તારણ અત્યારે આપની સામે છે। ભાજપને 3% વોટિંગ પર્સન્ટેજનું નુકસાન, જેની સામે 7 બેઠકોનો ફાયદો, કોંગ્રેસને 1%નું નુકસાન વોટિંગ પર્સન્ટેજનું અને 5 બેઠકોનું નુકસાન એની સામે, અને અધર્સને 4% વોટિંગ પર્સન્ટેજનો ફાયદો અને 2 બેઠકોનું નુકસાન। આ જે તારણ આવ્યું છે તે આપની સામે રેન્જ વાઇઝ 119 થી 129 બીજેપી, કોંગ્રેસ 49 થી 59 અને અન્ય 2 થી 6 બેઠકો મેળવી શકે છે। બપોરે 3 વાગે જે વોટિંગ પર્સન્ટેજ હતા તેના આધારે આ એક્ઝિટ પોલ કરાવાયો છે અને રિઝલ્ટ્સ આપની સામે છે।
ગુજરાતનો ફેસલો એ 20મી આવશે, પરંતુ અત્યારે અમે આપને બતાવી રહ્યા છે એક્ઝિટ પોલ, સી વોટર અને TV9 દ્વારા આ સર્વે હાથ ધરાયો અને એક્ઝિટ પોલના જે રિઝલ્ટ છે આપની સામે, ભાજપની 124 બેઠકો, કોંગ્રેસને 56 બેઠકો અને અધર્સના ફાળે 4 બેઠકો આવી શકે છે. અનેક મુદ્દા પણ આ ઇલેક્શન દરમિયાન પ્રચારમાં અને મતદાતાઓ સામે આવ્યા. આ મુદ્દાઓ પણ ક્યાંક ઈવીએમમાં પડઘાયા. તો લાભાલાભની વાત રાજકીય રીતે જવા દઈએ, પરંતુ સૌથી મોટો ફાયદો એ લોકશાહીને થયો છે. 70% મતદાતાઓ આજે ઘરની બહાર નીકળ્યા અને ખૂબ ઉત્સાહપૂર્ણ માહોલમાં વોટિંગ કર્યું. આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે सेफोलॉजिस्ट यशवंत देशमुख. यशवंत, खास तौर पे ये जानने को मिल रहा है कि अन्य और अपक्ष जितने भी पार्टीज है उनको वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है 4%, लेकिन 2 बैठकों का नुकसान हो रहा है, ये कैसे? संपर्क फरी कपाई गयो છે.